नमस्कार साथियों। हमने अभी तक मेवाड़ के इतिहास में महाराणा जगत सिंह द्वितीय तक का इतिहास पढ़ा है। अब आज हम मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट कर देंगे। महाराणा भूपाल सिंह तक का इतिहास हम आज इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का जो कार्यकाल था वो 1778 से लेके 1828 ईस्वी में था। मेवाड़ में महाराणा भूपाल सिंह का कार्यकाल है वो मेवाड़ के महाराणों का एक तरह से पराभव था। महाराणा भूपाल सिंह के समय चूड़ावतों एवं सत्तावतों में पारस्परिक जो विरोध था, ये पारस्परिक विरोध हरावल दस्ते के नेतृत्व को लेकर था। हरावल दस्ता किसे कहते हैं? जो सेना में सबसे आगे लड़ने वाला जो दस्ता होता है वो हरावल दस्ता कहलाता है। तो उस हरावल दस्ते के नेतृत्व को लेकर चूड़ावतों एवं सत्तावतों में जो विरोध था वो इस समय महाराणा भूपाल सिंह के समय और ज्यादा तीव्र हो गया था। इसके अलावा महाराणा भूपाल सिंह के समय मराठों का जो हस्तक्षेप था वो भी बढ़ गया था। इन वजह से महाराणा असहाय से हो गए थे और मराठों आक्रमण से मेवाड़ की सुरक्षा करने के लिए और सत्तावतों एवं चूड़ावतों के आपसी विरोध पर नियंत्रण लगाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करना ही बेहतर समझा ताकि वो सुरक्षित हो जाएं। इसलिए महाराणा ने 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। लेकिन मेवाड़ के महाराणा के भीम सिंह के समय की जो सर्वाधिक शर्मनाक जो घटना थी वो थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी द्वारा विषपान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। मेवाड़ के इतिहास के लिए विशेषतर से गौरवशाली इतिहास में ये धब्बा है। राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी, उनकी जो सगाई है वो जोधपुर के भीम सिंह के साथ तय हुई थी। 1799 ईस्वी में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय हुई थी, परंतु 1803 ईस्वी में भीम सिंह की किसी कारण से मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई की जो बात है वो मारवाड़ के महाराजा मान सिंह के साथ चलाई, परंतु उसी समय एक घटना घटित हो गई कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने घाणेराव एक ठिकाना था उन पर आक्रमण कर दिया और वहां के ठाकुर को निष्कासित कर दिया। इस कारण से मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह वो राजा मान सिंह से नाराज हो गए और उन्होंने अब नाराज होने के बाद में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई है वो जोधपुर के महाराजा मान सिंह से तोड़कर जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ तय करने की सोच ली। इनके इस निर्णय से जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह, वो नाराज हुए। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को कहा कि राजकुमारी कृष्णा कुमारी का जो टीका है वो जोधपुर दरबार में आ चुका है। अब यदि उनका विवाह आप जगत सिंह से कर रहे हैं तो यह मारवाड़ का अपमान है। परंतु मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह तो मान सिंह को अपमानित करना ही चाहते थे, उन्होंने तो तय कर लिया। इसलिए उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की और चेतावनी के बावजूद राजकुमारी का जो टीका दल है वो उन्होंने जयपुर रवाना कर दिया। टीका दल जो था वो शाहपुरा पहुंचा ही था कि जोधपुर के महाराजा ने उस टीका दल को रोकने के लिए सेना भेज दी। सेना भेज दी तो उस समय जोधपुर के महाराजा जगत सिंह ने इसे अपना अपमान समझा। इसी समय शाहपुरा के महाराजा के बदौलत टीका दल है वह वापस शाहपुरा से उदयपुर रवाना हो गया बीर से।
इस तनाव की स्थिति ने जयपुर और जोधपुर के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। लेकिन वो युद्ध तो इसलिए टल गया कि शाहपुरा के हस्तक्षेप की वजह से उन्होंने टीका दल है वापिस उदयपुर रवाना कर दिया, इसलिए उस समय युद्ध की स्थिति से टल गई और टीका दल वापिस उदयपुर लौट गया। तब इस तनाव को कम करने के लिए जयपुर के दीवान रामचंद्र और जोधपुर के बख्श इंद्रराज सिंह भी, इन दोनों के मध्य वार्ता हुई और उस वार्ता में तय हुआ कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह और जयपुर के महाराजा जगत सिंह दोनों ही राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह नहीं करेंगे। जब ये बात तय हो गई तब उधर होलकर था मराठा सरदार, वो जोधपुर के राजा मान सिंह की सहायता के लिए आ गया था, लेकिन जब ये बीच में वार्ता हो गई कि वे दोनों शादी नहीं करेंगे तो वो होलकर वापस लौट गया। लेकिन जगत सिंह जो था वो कृष्णा कुमारी से विवाह का मोह है वो अपने मन से नहीं निकाल सका, वो कृष्णा कुमारी से विवाह करने पर आतुर ही रहा। इस वजह से जगत सिंह ने जोधपुर के महाराजा को गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने वहां के विद्रोही सामंतों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। जगत सिंह ने जोधपुर के विद्रोही सामंतों का नेतृत्व उस समय धोखल सिंह कर रहा था, इसलिए उसकी सहायता करने का जगत सिंह ने निश्चय कर लिया। और 13 मार्च 1807 को डिगोली का युद्ध हुआ जोधपुर और जयपुर के मध्य। जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे और जयपुर के महाराजा जगत सिंह। जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ में जोधपुर के विद्रोही सामंत थे। जयपुर की सेना थी, अमीर खां पिंडारी जगत सिंह के साथ था और मराठे और थे। इन सब की सहायता से जगत सिंह ने जोधपुर के शासक मान सिंह को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में अमीर खां पिंडारी और जगत सिंह के मध्य सेना के वे को लेकर मतभेद पैदा हो गए। जब मतभेद पैदा हो गए तो अमीर खां पिंडारी जाके जोधपुर के शासक मान सिंह से मिल गया। मराठे और पिंडारी ये तो हमेशा धन के लिए लड़ते थे, जिनसे ज्यादा धन मिलता वो तो उन्हीं की तरफ मिल जाते थे। इसलिए अमीर खां पिंडारी है उन्होंने जगत सिंह का साथ छोड़ के और जोधपुर के शासक मान सिंह से मिल गए। दोनों के मध्य वार्ता हुई और इस वार्ता में तय हुआ कि जयपुर और जोधपुर के मध्य जो वैमनस्य बना है, ये युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई है, ये राजकुमारी कृष्णा कुमारी की बदौलत हुई है। राजकुमारी कृष्णा कुमारी के कारण ही जयपुर जोधपुर में युद्ध हुआ है। अतः यदि राजकुमारी कृष्णा कुमारी रहती है तो ये युद्ध की जो स्थिति है बनी रहेगी। जयपुर जोधपुर के बीच में जो संबंध है वो तनावपूर्ण बने रहेंगे। इसलिए मान सिंह ने तय किया कि क्यों न राजकुमारी कृष्णा कुमारी की हत्या करवा दी जाए। तब मान सिंह ने अमीर खां पिंडारी को है वो उदयपुर रवाना कर दिया। अमीर खां पिंडारी 40,000 सेना लेके और जुलाई 1810 को उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पहुंचते ही उन्होंने उदयपुर के महाराणा भीम सिंह को कहा कि या तो आप राजकुमारी कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो मान सिंह से कर दीजिए, जोधपुर के शासक जो है मान सिंह उनसे कर दें, या राजकुमारी कृष्णा कुमारी की हत्या कर दें, अन्यथा मैं मेवाड़ को उजाड़ दूंगा। मेवाड़ के महाराणा इतने दुर्बल थे भीम सिंह कि उनको कुछ नहीं सूझा और उन्होंने राजकुमारी कृष्णा कुमारी को विषपान के लिए विवश कर दिया। 21 जुलाई 1810 को राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी, उन्होंने विष पान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और इसी के साथ ही जयपुर और जोधपुर में वैमनस्य का अंत हुआ और अमीर खां पिंडारी वापस जोधपुर लौट गया। तो ये थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी की कहानी, जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के पराभव की कथा है, एक कायरता की कथा है मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के लिए। अब अगले जो मेवाड़ के शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह का जो कार्यकाल था 1842 से लेकर 1861 ईस्वी का था। महाराणा सरदार सिंह जी थे, उन जो स्वयं गोद लिए हुए थे,
उनके महाराणा सरदार सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए महाराणा सरदार सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई थे स्वरूप सिंह जी, वो मेवाड़ के महाराणा बने। महाराणा स्वरूप सिंह के समय व्यापार बहुत नुकसान में चलने लग गया था, विशेषकर जाली सिक्कों के कारण व्यापार है वो पतन की ओर था। अतः उन्होंने जाली सिक्कों से व्यापार के नुकसान को बचाने के लिए स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन करवाया। इन स्वरूपशाही सिक्कों की एक तरफ चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ था और दूसरी तरफ दोस्त लंदन लिखा हुआ था, दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसमें जो नीमच की छावनी से जो अंग्रेज वगैरह भाग के आए, करीब 40 व्यक्ति थे वो, जिनको महाराणा ने पिछोला झील में बने महलों में शरण देकर क्रांतिकारियों से बचाया। इस तरह से महाराणा ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक का आदेश जारी कर दिया। डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर भी महाराणा ने रोक लगाई। 1861 में जब महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी पासवान थी एजाबाई, वो उनके साथ सती हुई। मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने की यह अंतिम घटना थी। कौन सी थी? महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु 1861 में जब हुई तब उसकी पासवान एजाबाई उनके साथ सती हुई थी। ये मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। अगले महाराणा थे शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1861 से 1874। महाराणा शंभू सिंह है, उनको भी बागोर ठिकाने से गोद लिया गया था। ये जब शासक बने उस समय नाबालिग थे। अतः मेवाड़ का शासन प्रबंध का संचालन करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय मेजर टेलर, उनकी अध्यक्षता में एक रेजेंसी काउंसिल जिसे पंच सरदारी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये पंच सरदारी का गठन कब हुआ, पंच सरदारी का प्रमुख कार्य का क्या था? तो पंच सरदारी का गठन जब महाराणा शंभू सिंह नाबालिग थे तब मेवाड़ का जो शासन प्रबंध है उनका संचालन करने के लिए तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर के थे मेजर टेलर, उनके अध्यक्षता में एक रेजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी जिसे पंच सरदारी कहा जाता था। महाराणा शंभू सिंह के समय नई जो अदालतें स्थापित हुई थी मेवाड़ में, उनके विरोध को लेकर नगर सेठ थे चंपालाल जी, उनके नेतृत्व में 1 जनवरी 1864 को उदयपुर में हड़ताल हुई जो संभवतः उदयपुर की पहली हड़ताल थी। महाराणा ने 1863 ईस्वी में शंभू रतन नामक पाठशाला की स्थापना की थी। अब अगले महाराणा है वो सज्जन सिंह। जिस तरह से महाराणा स्वरूप सिंह जी, शंभू सिंह जी नाबालिग थे, उसी तरह सज्जन सिंह भी नाबालिग ही थे शासक बने तब इनका शासन कार्य भी रेजेंसी काउंसिल ने चलाया। तो यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के कौन से 2 महाराणा थे जिनका कार्यकाल प्रारंभिक वर्षों में रेजेंसी काउंसिल ने चलाया? तो महाराजा शंभू सिंह थे और महाराणा सज्जन सिंह थे। महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। 20 अगस्त 1880 को महाराणा ने शासन प्रबंध एवं उसके कार्यों में सहायता देने के लिए महेंद्र राजसभा की स्थापना की थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महेंद्र राजसभा की स्थापना किस महाराणा के समय हुई और क्यों? महाराणा सज्जन सिंह के समय हुई, मेवाड़ के शासन कार्य में सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर के महाराणा को GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि से नवाजा। महाराणा ने उदयपुर में सज्जन निवास नामक सुंदर बाग लगवाया। यहां उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक छापे खाने की स्थापना करवाई और इस छापे खाने द्वारा सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक जो पत्र है उसका प्रकाशन करवाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी क्वेश्चन पूछा है सज्जन कीर्ति सुधाकर कब प्रकाशित हुआ, कहां से हुआ, किस महाराणा ने इसका प्रकाशन शुरू करवाया? तो महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का
प्रकाशन है वो शुरू करवाया था। महाराणा ने अपने नाम से सजन अस्पताल का निर्माण करवाया और कर्नल वॉल्टर के नाम पर वॉल्टर जनाना अस्पताल भी बनाया। सज्जन वाणी विलास नामक एक पुस्तकालय की स्थापना भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाई थी। तो ये थे इनके महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह। अब अगले जो महाराणा है वो है फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह का जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1921 ईस्वी तक। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इन्हें गोद लिया गया था। ये शिवरत महाराज दल सिंह का पुत्र था जिसे महाराणा सज्जन सिंह ने गोद लिया था। उदयपुर में 1889 ईस्वी में सज्जन निवास बाग में वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची को रोकना था। फिजूल खर्ची को रोकने के प्रबंधन के उद्देश्य से इस वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। महाराणा फतेह सिंह के समय ब्रिटेन के राजकुमार कैनोट थे, वो मेवाड़ आए और मेवाड़ आगमन पर जो देवली बांध था, देवली तालाब जो बाद में फतेह सागर बना, देवली तालाब या देवली बांध की जो नींव है वो पुनः नए सिरे से महाराणा फतेह सिंह ने ड्यूक ऑफ कन्नौज उनसे रखवाई और उनके नाम पर इसका नाम कैनोट बांध रख दिया। परंतु बाद में राजकुमार कैनोट के आग्रह पर महाराणा फतेह सिंह ने इस बांध का नाम अपने नाम पर फतेह सागर रख दिया। 1899 ईस्वी में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल जो अपन सुनते हैं, बहुत भयंकर अकाल था। छपनिया अकाल इसलिए क्योंकि संवत तो उस समय 56 ही थी, तो 1956 संवत, विक्रम संवत तो 1956 इसलिए छपनिया अकाल कहते। तो वो अकाल इस समय पड़ा था मेवाड़ में और महाराणा के समय कम से कम भी 8.5 लाख लोग हैं वो काल कवलित उस अकाल में हो गए थे। 1903 में महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, परंतु शाहपुरा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में लिखे 13 सोरठे जो चेतावनीरा चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो महाराणा को पढ़कर सुनाए। महाराणा को वो चेतावनीरा चुंगटिया भेंट की, जिससे महाराणा ने पढ़ा तो महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया उनसे। इसमें उन्होंने उस गाथा को स्पष्ट किया कि एक तो महाराणा प्रताप थे जो आपके ही इस वंश में पैदा हुए और जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और एक आप हो महाराणा जो इन गिद्धरों के सामने सिर झुका रहे हो। ऐसा भाव वाला ये चेतावनी का चुंगटिया के सोरठे थे, जिससे महाराणा का ओज है, स्वाभिमान है, वो जागृत हो गया और दिल्ली दरबार में वो सम्मिलित नहीं हुए। अंग्रेज थे वो उनके इन कार्यों से नाराज भी थे, दिल्ली दरबार में भाग न लेने से भी नाराज थे। इसलिए 1821 में महाराणा फतेह सिंह को उन्होंने हटा दिया और महाराज कुमार भूपाल सिंह को उन्होंने मेवाड़ का महाराणा बना दिया। महाराणा भूपाल सिंह, इनका कार्यकाल 1930 से 1956 ईस्वी में था। ये सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। राजस्थान एकीकरण के बाद राज्य के ये महाराज प्रमुख बनाए गए। तो इस तरह से ये था मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास। अब हम मेवाड़ से संबंधित अगले चैप्टर में दुर्गों का भी अध्ययन कर लेंगे, जिसमें चित्तौड़ और कुंभलगढ़, और फिर मेवाड़ की चित्रकारी का भी अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट मेवाड़ का इतिहास पढ़ा ही है तो उसको समझने में बेहतर रहेगा, इसलिए हम अगले चैप्टर में उनका अध्ययन करेंगे।